So hey guys, welcome to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ विज्ञान सीरीज. इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 5 का भी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था. पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो चलिए देखते हैं चैप्टर 5 के पार्ट 2 में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे. और चैप्टर 1 में जो पढ़ी हुई थी चीज़ें उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे. तो चैप्टर 5 पंच महाभूत विज्ञान, जिसका सिलेबस हम लोगों ने देख रखा है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक पंच महाभूत को एकदम इंडिविजुअली. आकाश महाभूत को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, वायु को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को. तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस पार्ट में. तो सबसे पहले अगर आकाश निरूपण की बात करते हैं, आकाश महाभूत की बात करते हैं, तो आकाश महाभूत में हम लोगों को कितनी चीज़ें पता हैं पहले वो रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहला है कि इसकी जो तन्मात्रा होती है वो शब्द होती है, या इसका विशेषिक विशेष गुण या फिर अशेषिक गुण जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी शब्द होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता है. दूसरी उत्तरोत्तर अनुप्रवेश और अन्योन्य अनुप्रवेश हम लोगों ने पढ़ा था. उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि ये एब्सोल्यूट होता है. ठीक है, इसमें सिर्फ शब्द ही रहता है, शब्द गुण ही रहता है और कोई गुण नहीं आता है. ठीक है, उत्तरोत्तर अनुप्रवेश में देखा था हम लोगों ने. तीसरा, भले ही ये आकाश है बट इसमें 50% आकाश होगा, बाकी 50% अन्य चार महाभूत होंगे. ठीक है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी जिसको हम लोग स्पेस भी बोल रहे थे. इसको अगर इसकी इंद्रिय की बात करते हैं तो इसकी इंद्रिय होती है श्रोतेंद्रिय. श्रोतेंद्रिय मतलब कान. ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों को पता है. और चीजें देखते हैं कि क्या क्या हैं. ठीक है, इतनी चीजों को हम लोगों ने रिवाइज करा. अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो देखनी है हम लोगों को. तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है. इसमें लिखा हुआ है शब्द गुण आकाशम तचैकम विभु नित्यम च. ठीक है, जो तर्क संग्रह ने दिया है, तो इसमें इसका मतलब है कि जिनमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो वह आकाश है. ठीक है, वह एक है, व्यापक है और नित्य है. नित्य मतलब होता है अविनाशी, जो आज है, कल था और आगे भी रहेगा. ठीक है, फिर लिखा हुआ है उस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है. आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है. शब्द की पंच तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न हुआ होती है, और यह अहंकार आत्मा या परमात्मा से उत्पन्न होता है. आत्मा से अहंकार या इच्छा की उत्पत्ति से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है. ठीक है, तो सिंपल सी सृष्टि उत्पत्ति कर्म है. इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है. ठीक है, फिर स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चार गुण आकाश में नहीं होते हैं. ठीक है, ये एब्सोल्यूट होता है, ये शुद्ध होता है. और ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें अच्छे से बताया. उसमें पूरा चार्ट वाइज समझाया कि क्या है सृष्टि उत्पत्ति क्रम और किस तरीके से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है. आकाश से वायु की होती है, वायु से अग्नि की होती है, उससे जल, फिर उससे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है. फिर शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये आकाश के गुण हैं. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें जो अभी तक हम लोगों को नया मिला है. इससे पहले वाले सारे पॉइंट्स हम लोग को पता है. ठीक है, तो गुण अगर बात करते हैं तो गुण निरूपण आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे सारे गुणों को इंडिविजुअली. ठीक है, परिणाम क्या होता है, पृथकत्व क्या होता है, संयोग क्या होता है, विभाग क्या होता है. ठीक है, फिर आगे है पहले वैज्ञानिक लोग आकाश को ईथर सदृश मानते थे, परंतु आइंस्टाइन ने आकाश के लिए स्पेस शब्द का प्रयोग किया था. शब्द, श्रोतेंद्रिय, लाघव, सूक्ष्म और विवेक, ये शरीर में आकाशात्मक भाव हैं. तो भावों की बात करते हैं, जब गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, जब शिशु का निर्माण होता है, तो कुछ भाव हैं जो पंच महाभूतों के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनसे कुछ कुछ चीज़ों की, कुछ कुछ क्वालिटीज़ की उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है शिशु के अंदर, गर्भ के अंदर. ठीक है, तो अगर आकाशात्मक भाव ज़्यादा है तो इसमें शब्द भाव ज़्यादा होगा, श्रोतेंद्रिय ज़्यादा होगा, लाघव मतलब हल्कापन थोड़ा ज़्यादा होगा, सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, विवेक भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं.
फिर उसके बाद आता है पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, और अंत में वायु का आकाश में लय हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हम लोग को पता है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, जल पृथ्वी, इस तरीके से होता है। फिर श्रोत आकाश की इंद्रिय है, श्रोत मतलब होता है कर्ण, कान। ठीक है, शब्द हम लोग जो बोल रहे हैं आप अपने कानों से सुन रहे हैं, तो इसी को हम लोग इसकी इंद्रिय बोल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर वायु निरूपण की बात करते हैं। आकाश निरूपण के बाद वायु निरूपण आता है। तो इसका है आकाशाद वायु। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। निष्क्रिय आकाश से सर्वप्रथम क्रिया का प्रतीक वायु उत्पन्न होता है। तो देखो, सबसे पहले जो आकाश था वो निष्क्रिय था, मतलब कोई चीज उसमें चल नहीं रही थी, एकदम जैसा था वैसा था। फिर उससे पहला क्रिया का प्रतीक, क्रिया का प्रतीक मतलब वायु। वायु नहीं होगी तो कोई भी चीज अपने काम नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी। चलत्व वायु का आपने अभी पढ़ा था पार्ट 1 में कि इसका वो होता है। तो वही चीज है कि वायु के बिना कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यही एकदम कह सकते हैं कि अगर ना हो तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। ये सृष्टि जो वर्क कर रही है ये वायु की वजह से ही कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट है, यह तीर्घगामी तथा द्विगुण अर्थात शब्द स्पर्श गुण युक्त एवं रजोगुण बहुल्य है। तीर्घगामी मतलब जो एक पॉइंट से निकल रही हो या फिर फैल रही हो, जो फैलती है इधर उधर। ठीक है, द्विगुण होती है, इसमें दो गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में। ठीक है, फिर आगे आया है कि वायु स्पर्श गुणात्मक है, जो रूप रहित हो अर्थात जिसका कोई स्वरूप ना हो और जो स्पर्श गुण से युक्त हो उसे वायु कहते हैं। वह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। ठीक है, वायु की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो भेद आ जाते हैं, नित्य और एक अनित्य। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नित्य, ठीक है, जिसमें नित्य वायु का परमाणु स्वरूप है और अनित्य वायु का कार्य स्वरूप है। परमाणु स्वरूप जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे होता है, उस वायु की बात कर रहे हैं। और अनित्य जो किसी कार्य के लिए उत्पन्न हुई है, किसी कार्य को करवाती है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं वायु में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुनः कार्य रूप अनित्य वायु जो होती है वो शरीर, इंद्रिय और विषय भेद, ये तीन प्रकार की होती है। जो अनित्य वायु है वह तीन प्रकार की है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद। शरीर भेद से वायु लोक में अर्थात वायवीय शरीर वायु लोक में है, और वायवीय इंद्रिय भेद से अर्थात वायवीय इंद्रिय त्वकेंद्रिय है। जो इंद्रिय की बात कर रहे हैं वो त्वकेंद्रिय है, जो कि हम लोगों को जो आसपास की वायु होती है उसको स्पर्श कर कर उसका प्रत्यक्ष रूप हम लोगों को बताती है, मतलब पता चलता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष जो हम लोगों को दिखे, सेंस हो, ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष है, सामने है हम लोगों के। तो वो वायु उष्ण हो सकती है, शीतल हो सकती है। वही लिखा हुआ है जो समस्त शरीर में वर्तमान होने से प्रत्यक्ष रूप से उष्ण, शीतल आदि स्पर्श जन्य ज्ञान का अनुभव कराती है। ठीक है, तो शरीर में रहती है, उष्ण और शीतल आदि जो स्पर्श जन्य ज्ञान होता है उसका अनुभव कराती है। तो स्पर्श गुण होता है वायु का। ठीक है, अगर वायु ही शरीर में नहीं है तो स्पर्श ही नहीं होगा किसी चीज का, मतलब स्पर्श कर तो लेंगे लेकिन अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चीज है, क्या वो गर्म है या ठंडा है या किस तरीके का है, कांटेदार है, नुकीला है, स्मूथ है, चिकना है। तो इसी तरीके से अगर जो त्वकेंद्रिय होती है उसमें जो वायु होती है वो हम लोगों को स्पर्श करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है विषय भेद से वायु तीसरे प्रकार का है। जो वृक्षादि को हिलाने वाली वायु है, शरीर के भीतर संचारित होने वाला प्राणवायु है, वह एक है, परंतु शरीरगत स्थान भेद से उसकी 5 संज्ञा दी गई हैं, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। इसका एक श्लोक आता है, प्राणोदान समान व्यान अपान। तो ये 5 प्रकार की वायु होती हैं। प्राण की बात करते हैं, प्राण वायु होती है जो सुश्रुत संहिता के अनुसार प्राण वायु मुख में संचारित करने वाला, अन्य को भीतर प्रवेश करने वाला तथा प्राणी का अवलंबन करता है। आचार्य डल्लड़ ने इसका स्थान मूर्धा, उरस, कंठ और नासिका बतलाया है। ठीक है, मूर्धा, उरस, थोरैक्स, कंठ और नासिका।
उदान की बात करते हैं, कंठ मतलब नोज और कंठ मतलब गला और नासिका मतलब नोज, ठीक है। उदान की बात करते हैं, उदान वायु भाषण, गीतादि तथा उच्छ्वास आदि कार्य कराता है। नाभि और कंठादि इसका भी स्थान है। नाभि मतलब अम्बलाइकल रीजन, और मतलब थोरैक या थोरैसिक रीजन, कंठादि जो नेक वाला रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन, ठीक है। ये हम लोगों को जो बोल रहे होते हैं उसको करवाता है। हम लोग कोई गाना गाते हैं तो गाना निकलवाता है। रेस्पिरेशन भी इसी की मदद से होता है। फिर आता है समान वायु या आमाशय एवं पक्वाशय मध्य स्थित है। पाचाग्नि की सहायता करता है तथा गुल्म अतिसार रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। आमाशय और पक्वाशय। व्यान वायु समस्त शरीर में संचार करती है। इससे निमेश उन्मेष आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये समस्त शरीर में होती है, ठीक है। ये इसका कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं बताया गया, ये इसका बताया गया कि ये पूरे शरीर में होती है। निमेश उन्मेष आदि क्रियाएं संपन्न करवाती है, मतलब जो क्रियाएं होती हैं, जो हम लोग चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं, कोई सामान रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये व्यान वायु करवाता है। फिर स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एवं वेग नामक संस्कार ये वायु के गुण हैं, ठीक है। तो वायु के गुण की बात करते हैं तो इतने गुण होते हैं। वायवात्मक भाव, स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, शौक्ष्य, प्रेरणा, धातु व्यून, धातु रचना, धातु वहन, शरीर की चेष्टाएं करवाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं अगर वायवात्मक भाव किसी गर्भ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वायवात्मक भाव जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे जो शिशु होगा वो मतलब तेज तेज बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, उसकी स्पर्श करने की शक्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। वो कह सकते हैं कि धातु को वहन करेगा, मतलब जल्दी जल्दी बहाएगा, ऐसे कह सकते हैं कि जो जैसे ब्लड होता है तो ब्लड का संचार, सर्कुलेशन, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि धातु का वहन, शरीर में एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जाना। शारीरिक चेष्टाएं जो उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। खाना निगलना और जो भी चीज़ें होती हैं जो चल रही हैं बॉडी के अंदर प्रोसेसेस, उसको बोल रहे हैं हम लोग शारीरिक चेष्टाएं, वो थोड़ी ज़्यादा होंगी। फिर आगे बात करते हैं तेजो निरूपण की। तो वायुराग्नि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। वायु गतिशील होती है। तेजो रूप स्पर्शवत, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप और स्पर्श गुण वाला तेज अर्थात अग्नि होती है, ठीक है। इसमें रूप और स्पर्श गुण होते हैं। तेज अर्थात अग्नि उसे कहते हैं जिसका स्पर्श उष्ण हो, अर्थात स्पर्श करने से जो गर्म प्रतीत हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पार्ट 1 में भी पढ़ रखी थी, तो एज सच कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अभी तक हम लोग देख रहे थे वायु को देखा था हम लोगों ने, तो इसका भी नित्य और अनित्य दो प्रकार में डिवाइड है, जिसमें अनित्य जो कार्य रूप होता है और नित्य जो परमाणु रूप होता है। अनित्य जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड करता है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर जो होता है वो शरीर की जो गर्मी होती है, इंद्रिय जो इंद्रिय होती है, नेत्र की बात करते हैं यहाँ पे, और विषय जो कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स की अग्नियाँ होती हैं। जैसे भौम होती है जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, दिव्य होती है जो विद्युत होती है, जो कह सकते हैं कि बादलों में होती है, उदराग्नि जो शरीर के अंदर होती है और पाचन क्रिया करवाती है, आक्रज जो सुवर्ण आदि अ, होता है तेज, ठीक है। तो ये कुछ तेज के भेद हैं, क्लासिफिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नित्य और अनित्य कार्य रूप है। पुनः कार्य रूप अनित्य तेज 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। फिर उसके बाद बात करते हैं जो सूर्य लोक में तेजस शरीर सर्वथा तेजुक कांतिमान है। जो सूर्य की बात करते हैं तो उसको हम लोग तेजस बोल रहे हैं। रूप को ग्रहण करने वाली चक्षुरेंद्रिय जो कृष्ण तारा काली पुतली के अग्रभाग में होता है वह तेजस इंद्रिय है। तेजस इंद्रिय हम लोग बता रहे हैं कि चक्षुरेंद्रिय होती है, ठीक है। सिंपल सी बात। तेजस विषय अर्थात तेज का जो विषय है उसे 4 भागों में डिवाइड करा गया है, भौम, दिव्य, उदय और अक्रज, उदर्य,
ठीक है। भौम तेज अग्नि आदि है क्योंकि वह भूमि से उत्पन्न होती है। दिव्य तेज जल से उत्पन्न होने वाली विद्युत होती है। उदर्य जो भक्ष्य पदार्थों का पाचन करवाती है, उदराग्नि जिसे कहते हैं। और अकृत तेज स्वर्ण रजत आदि जो खनिज पदार्थ होते हैं उसकी अग्नि होती है। ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं तेज के बारे में। तो तेज का स्पर्श उष्ण होता है। यहाँ तेज का मतलब अग्नि है ना, समझ रहे ना। तेज का स्पर्श उष्ण होता है। रूप भस्वर शुक्ल होता है। ध्रुवत्व इसका नैमित्तिक गुण है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकते हैं। पूर्व द्रव्य की भांति इसके नित्य अनित्य भेद होते हैं। तेज का इंद्रिय संज्ञक रूप नयन और विषय संज्ञक रूप स्वर्ण आदि होता है। ठीक है। ये पॉइंट्स है जो निकाल के रखे हैं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे ना तो यही सारी चीजें एक पैरावाइज दी हुई हैं। ऐसे बुक है तो इसमें ऐसे 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 पूरा लिखा हुआ है। अब इसमें बीच में कहीं लाइन है तो वो आपको इंपॉर्टेंट पता चले ना पता चले छूट जाए, इसीलिए मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ निकाल के रखी हैं आप लोगों के लिए। फिर रूप स्पर्श संख्या परिणाम तथाकथ संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व और संस्कारी कुल 11 गुण तेज में होते हैं। ठीक है। इसका रूप शुक्ल भस्वर तथा स्पर्श उष्ण होता है। अग्न्यात्मक भाव आफन अग्न्यात्मक रूप दर्शन चक्षुरेंद्रिय प्रकाश दीप्त पक्ति परिपाक तथा औष्य परिताप होता है। ठीक है। तो जो शरीर की गर्मी होती है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वो अग्न्यात्मक भाव के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा शरीर गर्म होगा, उतनी ज़्यादा पाचन शक्ति होगी और उतनी ही ज़्यादा जैसे कह सकते हैं नैन तीखे होंगे, नैन जो होंगे एकदम तीखे होंगे और अच्छे होंगे, प्रकाश। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जल निरूपण की। तो जल में अग्नेय रेपा तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। सिंपल, हम लोगों को इतना पता था। जल रूप रस स्पर्श युक्त द्रव अर्थात बहने वाला तथा स्निग्ध चिकना होता है। ठीक है। रस स्पर्शयुक्त पतला बहने वाला और चिकना। जल रूप रस स्पर्शयुक्त, वही चीज दोबारा लिखी हुई है। जल का वर्ण शुक्ल होता है। ठीक है। उसमें मधुर रस और शीतल स्पर्श ये दो गुण हैं और स्नेह और द्रवत्व उसके ससिद्धिक गुण है। रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्नेह संख्या परिणाम प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुण तथा संस्कारी 14 गुण जल के होते हैं। तो सबके जो गुण वाला जो पॉइंट है, गुण वाला पॉइंट एक बार देखना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिल रही हैं। सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं जो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, वही हैं। आप्यात्मक भाव होते हैं गर्भावस्था के तृतीय मास में रस रसन रसेंद्रिय शैत्य मार्दव स्नेह तथा क्लेद बनाता है। ठीक है। जो हम लोगों ने वो पढ़ा था सुश्रुत का श्लोक, जिसमें बता रहे थे कि क्या क्या काम होता है किसी पंच महाभूत का। तम चेतना स्तम वायु बचती तेजम पचती आपा क्लेदंती। तो जो आपा क्लेदंती होता है तो वही क्लेद बनाता है तृतीय मास में। इसके भी जो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सेम क्लासिफिकेशन जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से इसमें भी ट्रेंड चलता है। जल नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है, जिसमें अनित्य शरीर इंद्रिय और विषय 3 प्रकार में डिवाइड होता है। उसके बाद अम्ब मरीचि मर और अप होता है। अम्ब जो सौर्य मंडल वाला जो जल होता है उसे हम लोग अम्ब कहते हैं, स्पेस वाला जो होता है। मरीचि जो स्पेस और पृथ्वी के बीच का होता है उसे मरीचि कहते हैं। मर जो होता है वो होता है जो हम लोगों को मिल रहा है जो पृथ्वी के ऊपर है जल, और अब जो अंडरग्राउंड जल है। ठीक है। इसका आगे देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। कि अम्ब जो होता है सौर्य मंडल के ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में उपस्थित जल होता है, इसे हम लोग अम्ब कहते हैं। पूर्वाचार्यों का ऐसा कथन है कि अमृत स्वरूप और इसमें परमात्मा का निवास होता है। मरीचि की बात करते हैं तो सूर्य मंडल और पृथ्वी के मध्य स्थित होता है। तो मध्य वाला जो पॉइंट है यहाँ पे है और इसमें ऊपरी भाग इंपॉर्टेंट है। मरीचि कहते हैं, मरीचि। ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ये अग्नि को धारण करता है, फलता ये आग्नेय सोम तत्व होता है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकती है। इसे इसी को प्रकाश प्रसार ये काट देना। ठीक है। मर की बात करते हैं। पृथ्वी पर स्थित जल को मर कहते हैं। जो पृथ्वी पर स्थित है इसकी उत्पत्ति अम्ब और मरीचि के संयोग से कही गई है। आपकी बात करते हैं तो पृथ्वी के नीचे भाग में अवस्थित जल को आप कहते हैं। ठीक है। जो नीचे होता है अंडरग्राउंड। तो इतनी चीजें थी जल के बारे में। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो उद्भयः पृथ्वी।
ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है ये। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। गंध पृथ्वी का जो होता है विशेष गुण होता है, हम लोग को ये चीजें पता है। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है, मतलब रूप रस गंध और स्पर्श वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है। इनमें गंध गुण अपना तथा 3 गुण अन्य भूतों का होता है। ठीक है, ये क्या था बताइए? यह है उत्तर अनुप्रवेश। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी में 4 गुण होते हैं। आकाश को वैशेषिक ने द्रव्य मानते हुए भी उसका शब्द गुण यहाँ किसी भूतों में नहीं गिना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ पे। स्पर्श की बात करते हैं, मतलब इसके गुण की बात करते हैं तो स्पर्श संज्ञा परिणाम प्रत्यकृत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व वेग द्रवत्व गुरुत्व रूप रस एवं गंधे 14 गुण हैं पृथ्वी के सेम। ठीक है, फिर पृथ्वी की बात करते हैं तो इसका भी सेम है, नित्य अनित्य शरीर इंद्रिय और विषय। इसमें शरीर में जो होता है उसका डिवीजन होता है योनिज और अयोनिज में। योनिज में जरायुज और अंडज। जरायुज जो प्लासेंटल होते हैं, अंडज जो ओविपेरस होते हैं, स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज जो वृक्ष आदि होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जो जमीन को फोड़कर निकलते हैं। ठीक है, पृथ्व्यात्मक भाव होता है कि चरक के अनुसार गर्भकाल के तृतीय मास में गंध नासा गौरव स्थैर्य तथा मूर्ति कठिन ये पृथ्व्यात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। जो 3rd मंथ होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उसमें इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। किस किस चीज़ों का? नाक का, गौरवता का मतलब भारीपन का, स्थिरता प्रदान करता है, और कठिनता मिलती है उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से एक लॉन्ग वीडियो पे क्लिक करना फिर पूरी लॉन्ग वीडियो देखना एक हिम्मत वाला काम होता है, सब नहीं कर पाते। सब चाहते हैं कि शॉर्ट में 10 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। 10 मिनट में नहीं पॉसिबल हो सकता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कम चलती हैं, लेकिन आई वांट कि कोई ऐसी सीरीज हो पदार्थ विज्ञान की यूट्यूब पे जिसमें हर एक चीज A to Z मतलब कोई भी चीज छूटे ना। तो इसीलिए व्यूज के लिए नहीं, बट चीजें कंप्लीट करवाने के लिए सीरीज चल रही है, चीजें बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रहिएगा। आपका जो भरोसा होता है वही हमारे लिए बहुत होता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।